अब इस सीरीज के हम अगले लेक्चर पे चल रहे हैं। विश्व का भूगोल हम देख रहे थे, उसमें ब्रह्मांड देख लिया था हमने और सौर मंडल देख लिया था। ओके, अब सौर मंडल के ग्रह बचे हैं, उसको हम इस सीरीज में ले रहे हैं, सौर मंडल के ग्रह को। मंडल के पिंड में क्या है कि कुछ परंपरागत ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं और लघु सौर मंडल पिंड हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई थी प्राग में 2006 में। ठीक है, प्राग में इनकी एक, प्राग कहाँ पे है? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य एक जो देश है उसमें प्राग है, वहाँ पे इनकी 2006 में एक बैठक हुई थी सौर मंडल के पिंड के संबंध में। उसमें सौर मंडल के पिंडों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया था। तो उनमें देखा गया था, एक तो परंपरागत ग्रह हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इतने सारे ग्रह को परंपरागत, यानी 8 ग्रह जो हैं इनको परंपरागत ग्रह माना जाता है। फिर कुछ आते हैं बौने ग्रह, इसमें प्लेटो, चेरोन, सेरस, 2003 यूबी 313। ठीक है, और कुछ आते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड, इसमें धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे पिंडों को अपन इसमें शामिल कर लेते हैं। इस तरीके से 3 उसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की 2006 की और इनकी जो मीटिंग है उसमें इनको डिवाइड किया गया है, 3 तरीके के ग्रहों में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसमें ये है कि वो इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें माना गया, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि अब इसमें कि ग्रह किसको माना जाए। तो इन्होंने कहा कि ग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब जो ग्रह हैं, एक तो वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों, अगर सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना जरूरी है ग्रह होने के लिए। दूसरा है कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, बिना गुरुत्वाकर्षण के कोई ग्रह थोड़ी हो सकता है। ठीक है, और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिससे कि वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। मतलब गोल स्वरूप ग्रहण करने के लिए उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना जरूरी है। क्या चीज़ें देखी आपने कि पहला तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, दूसरा उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे कि वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, और तीसरा उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य कोई भी खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। यह परिभाषा कहाँ पर डिसाइड की गई थी? तो इनकी INU की प्राग सम्मेलन, प्राग में, यानी अगस्त 2006 में इनकी जो मीटिंग हुई थी प्राग में, उसमें ये तीनों चीज़ डिसाइड किए गए थे कि आप ग्रह किसको मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो 3 चीज़ों को पूरा करता हो, कि सूर्य के परिक्रमा करता हो जिससे और पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो और आसपास का क्षेत्र साफ हो, उसी को अपन ग्रह मानेंगे। और इस परिभाषा में एक अपना, पहले 9 ग्रह थे, इस परिभाषा में एक अपना फिट नहीं बैठ रहा था। कौन सा ग्रह फिट नहीं बैठ रहा था? यम या प्लूटो। प्लूटो एक ग्रह था जिसको हिंदी में अपन यम बोलते थे, वो इस परिभाषा में नहीं बैठ रहा था, इसलिए इस ग्रह की श्रेणी से इसको निकाल दिया गया। अब परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 9 से घट के 8 रह गई, और यम को कहाँ पे रख दिया इन्होंने? ये दिख रहा है, बौने ग्रह की श्रेणी में इन्होंने यम को रख दिया था। ठीक है, इस तरीके से अपना ये सौर मंडल के पिंड हो गए। तो 3 तरह के पिंड हुए, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। तो आप एक ये सन याद रख लेना कि 2006 में प्राग में हुई थी IAU की बैठक। ठीक है, अब ग्रह क्या है? ग्रह या सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं अपन, है ना। अपन ने ये देख लिया कि 8 ग्रह हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इतने सारे ग्रह हैं। ये अपन ने परिभाषा देख ली कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल, आसपास खगोलीय पिंड की भीड़भाड़ ना हो, ये सारी अपन ने देख लिया। ग्रह भी 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह होते हैं और एक बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक मतलब टेरेस्ट्रियल और इनर प्लानेट, और बाह्य मतलब जो भी इन और आउटर प्लानेट, है ना। 2 तरह के ग्रह हो जाएंगे अपने। तो इसमें इनर प्लानेट क्या है? जैसा कि भीतर का शब्द बताता है कि आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे निकट के ग्रह हैं। मतलब ये सूर्य के सबसे निकट के जो भी ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं। उन्हें आंतरिक ग्रहों के रूप में जाना जाता है
स्थलीय ग्रह और ज़्यादातर चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। मतलब ये सॉलिड होते हैं यार, एक तरीके के चट्टानों और धातुओं से बने होंगे। और जो बाहरी ग्रह हैं उनकी तुलना में इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है यार ये। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा बुध, शुक्र, है ना, पृथ्वी एवं मंगल। इन चारों को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव क्यों, ये पृथ्वी के सदृश हैं, मतलब इनमें ज़्यादातर में चट्टान है, धातुओं, इनसे बने ग्रह हैं ये, है ना। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी आई है, मतलब ऐसा सूरज है और एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी आई है, इसके बीच में इनर प्लानेट और बाहर में जो है आउटर प्लानेट या बाह्य ग्रह जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह की छोटी सी पट्टी है ये, ठीक है। ये क्या है, सूर्य के बहुत निकट के हैं और चट्टानों से बने हैं। दो दूसरा कौन सा आ जाता है, बाह्य ग्रह जाते हैं। या बाह्य ग्रह में कौन कौन से ले लेते हो आप, बाह्य ग्रह में ये देखो कि बाह्य ग्रह में आप जो भी बृहस्पति से मिलते जुलते ग्रह हैं उन सबको बाह्य ग्रह में लिया जाता है, जिसमें कि बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से ग्रह को कहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं ये सभी। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। अब जो आंतरिक ग्रह वो काय से बने, वो चट्टान और धातुओं से बने हैं। और बाह्य ग्रह काय से बने हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, है ना। और ये बृहस्पति के सदृश हैं इसलिए इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। ये चीज़ अपन ने देख ली, ग्रह दो प्रकार के हो गए, है ना। हमारे सौरमंडल में 4 गंतरम ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। इनके पास एक ठोस सतह होती है, पिघला हुआ धातु कोर होता है इनके पास, ठीक है। आकार में छोटे होते हैं। कितनी चीज़ें देख ली आपने इनर प्लानेट में, सूर्य के सबसे निकट हो गए, चट्टान और धातुओं से बने हो गए, आकार में छोटे हो गए, धातु कोर हो गए, ठोस सतह, पिघला हुआ धातु कोर हो गया। और 4 कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी 4 आंतरिक ग्रह में सबसे प्रभावशाली ग्रह है ना। सभी आंतरिक ग्रह आकार और संरचना में एक समान होते हैं लगभग, इसलिए कभी कभी 4 आंतरिक ग्रहों को पृथ्वी के समान भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है बॉस। अब आ गए बाह्य ग्रह पे। बाह्य ग्रह क्या है, हमारे सौरमंडल में 4 ग्रह हैं बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े होते हैं, है ना। बृहस्पति सबसे बड़ा बाहरी ग्रह है, जबकि यूरेनस सबसे छोटा है। बृहस्पति सबसे बड़ा है ना। सभी बाहरी ग्रहों में क्या होता है, धूल और चट्टानों से बने बहुत सारे चंद्रमा और पतले रिंग सिस्टम होते हैं। दिख रहे हैं ये रिंग जा रही है। बाहरी ग्रहों में धूल होती है बहुत सारी, चट्टानों से बने बहुत सारे चंद्रमा और पतले रिंग सिस्टम होते हैं ना। उनके मोटे वायुमंडल में ज़्यादातर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। ये बहुत ठंडे हैं क्योंकि सूरज से बहुत दूर रहते हैं ना ये, इसलिए बहुत ठंडे रहते हैं ये, सूरज से बहुत दूर हैं ये। कभी कभी पिछले 2 ग्रह यूरेनस और नेपच्यून को बर्फ़ के दिग्गज के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि उन पर हमेशा बर्फ़ ही जमा रहता है। यूरेनस और नेपच्यून को, इनको बर्फ़ का दिग्गज माना जाता है, ठीक है। अब बात आती है आंतरिक और बाहरी ग्रह में, तो अपन ने इनमें अंतर देख ही लिया है कि भैया इनके क्या क्या है। अब इनमें कुछ 1-2 पॉइंट और रह गए। अपन ने सदस्य तो देख लिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाहरी ग्रह हैं, है ना। आंतरिक ग्रह घने होते हैं और बाहरी ग्रह कम घने होते हैं, क्योंकि इसमें तो अपन ने देखा था ना चट्टान से बने, और ये तब गैस और धूलकणों से बने हुए हैं, बर्फ़ रहता है तो कम घने होंगे। इनका वातावरण बहुत पतला होता है और इनका बाह्य ग्रह का बहुत मोटा होता है। भाई वायुमंडल किसका है, क्योंकि सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नष्ट कर देता है। ये चीज़ें देख लेंगे अपन ने। और आकार में आंतरिक ग्रह छोटे होते हैं और बाहरी ग्रह बहुत बड़े होते हैं। पृथ्वी सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह है ना, और बृहस्पति सबसे बड़ा है, जबकि नेपच्यून सबसे छोटा बाहरी ग्रह है। तापमान देखा जाए तो आंतरिक में बहुत रहता है और बाहरी ठंडे रहते हैं। अपन ने देखा ना, सूरज से जितने दूर होंगे उनमें उतना ही ठंडा रहेगा। आंतरिक धीरे धीरे घूमते हैं और बाहरी बहुत तेज़ी से घूमते हैं। कक्षीय गति आंतरिक जल्दी करते हैं और बाहर धीरे धीरे करते हैं। कक्षीय स्थान क्षुद्र बेल्ट के अंदर, क्षुद्र बेल्ट के बड़ा है। आंतरिक ग्रह में कोई बला ही नहीं होता, बाहरी ग्रहों के छल्ले होते हैं।
ये सब चीज़ें एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या देख लेना, जो भी है आपको अच्छा लगे। अब आ गए अपन बुध पे। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है ये, सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है ना। तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। कोई उपग्रह नहीं है? बुध। चुंबकीय क्षेत्र है? बुध। ये सब चीज़ें आप रट लेना, इनको तो रटना ही पड़ेगा। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है ये, ठीक है। और सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है ये सारी चीज़ें बुध के संबंध में हो गई। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, कोई उपग्रह नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय पूरी करता है और सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है ये। अपनी दूरी पे कब तक कितने दिन में घूमता है ये? 58.65 दिन में एक चक्कर लगाता है ये। यहाँ पे दिन तो बहुत गर्म होता है और रातें बर्फीली होती हैं। क्यों होती? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है ना यार साला। सर्वाधिक तापांतर भी होता है। तापांतर मतलब क्यों होता है कि दिन तो अत्यधिक गर्म है और रात है बहुत बर्फीली, तो इसलिए तापांतर भी अधिक होगा। अब आता है शुक्र के बारे में चल रहे हैं अपन। शुक्र, बुध देख लिया, बुध के बाद आता है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र और सबसे चमकीला ग्रह है। शाम को पश्चिम तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखता है, ठीक है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लानेट। रात तथा दिन के तापमान इसमें लगभग समान होते हैं। उसमें क्या बहुत अंतर आता था बुध में, लेकिन इसमें सबसे समानता रहता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही भैया। पृथ्वी का सबसे निकटतम हो गया, वो सूरज के सबसे निकटतम था बुध, है ना। शाम का इवनिंग स्टार, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह है, तापमान लगभग इनका दोनों समय समान ही रहता है, जबकि बुध में सबसे ज़्यादा अंतर था। इसके वायुमंडल में 90 से 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। अन्य ग्रहों के विपरीत है दक्षिणावर्त चक्र यानी क्लॉकवाइज घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। वैसे जनरली क्या सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। शुक्र भी हो गया अपना। अब आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में कितना? तीसरा ग्रह है। मतलब आकार में तो 5वां सबसे बड़ा है, सूरज से दूरी देखेंगे तो तीसरा है। बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आ जाता है, ठीक है। एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन है, और तो किसी ग्रह पे जीवन खोज ही नहीं जा सका, होगा भी लेकिन खोजा नहीं जा सका। इसका विषुवतीय भूमध्य रेखा व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है। अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है पृथ्वी? 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे। अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसे गति से ही दिन वारा होते हैं। तो अपन ने देख ली पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितने दिन लगते हैं भैया? इसको परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड, या लगभग अपन कह सकते हैं 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चातुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहते हैं अपन इसको, है ना। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से कितना? 6 घंटा बढ़ जाता है भैया। सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से कितना बढ़ जाता है? 6 घंटा, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समाहित किया जाता है। मतलब अब देखते हो ना, फरवरी हर चौथे बार 1 फरवरी 29 की दिन की रहती है, उसे ही लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। वैसे जनरली क्या होता है? 365 दिन के होते हैं।
इसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पे 29 दिन हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है भैया? इसकी कक्षा पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है भैया। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। इसे अपन नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि जल से समुद्र से नीला नीला दिखता है ऊपर से। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी, जिसका 70.8% भाग जलीय और 29.2% भाग स्थलीय है। जलीय कितना है? 70.8% भाग जलीय है और 29.2% भाग स्थलीय है। इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना? 66.5% का कोण बनाता है। कितने का? 66.5 का। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। पृथ्वी से कितना दूर है ये? 4.22 प्रकाश वर्ष। अपनी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। देखो, बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं था। था क्या था? लेकिन इसका है एक उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, एक उपग्रह क्या है इसका? चंद्रमा। अब आता मंगल। बुध देख लिया, शुक्र देख लिया, पृथ्वी देख लिया, अब आती है मंगल की बारी। कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह। पृथ्वी से इसकी आवा रक्तम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी पृथ्वी से कैसा दिखता है? ये लाल। लाल क्यों दिखता है भैया? ये लाल दिखता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस में ऐसी कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नेक्स्ट ओलंपिया। ये भी कहाँ है? मंगल ग्रह पे। तो पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। क्या देखा? चौथा ग्रह लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल है, ओलिपस मैसी और नेक्स्ट ओलंपिया, है ना। ये सब सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा पर्वत। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, मतलब यहाँ पे भी स्थल है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। आज इतना ही, बाकी के ग्रह अपन इस अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही कंप्लीट कर